नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज महायुति ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महायुति ने अपनी 10 गारंटी में किसान, महिलाओं से लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। एकनाथ शिंदे ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया है। साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 25,000 महिलाओं को पुलिस बल में भर्ती करने की योजना का भी ऐलान किया है। वहीं अजीत पवार ने भी अपनी पार्टी की 50 सीटों के लिए मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बता दें आपको कि उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल में मैंने अपनी बारामती विधानसभा सीट पर 9,000 करोड़ से ज्यादा का काम करवाया है और आने वाले 5 सालों में बारामती को स्पोर्ट्स का हब बनाएंगे। इसमें वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स क्लब, बॉक्सिंग, कुश्ती जैसे खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाएंगे। साथ ही कृषि आधारित 5,000 सूक्ष्म और लघु उद्योग शुरू करवाने का काम करेंगे। शिंदे ने फ्री बीज के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग खटाखट करते रह गए, लेकिन उन्होंने एक भी रुपया नहीं दिया। हमारी सरकार पटापट पैसे डालती है। एनसीपी अजीत पवार महायुति के साथ 59 सीटों पर अलग से चुनाव लड़ रही है और बारामती सीट से अजीत पवार खुद मैदान में और साथ ही साथ महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज महायुति में विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महायुति ने अपनी 10 गारंटी में किसान और महिलाओं को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। सवाल यह है कि वादों से कितने वोट मिलेंगे, अब तक कितना विकास हुआ, क्या विकास की कसौटी पर महायुति सरकार सफल रही है, क्या जीत के बाद सीएम पद के लिए घमासान मचेगा, क्या अजीत पवार महायुति में रहेंगे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका आज जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो बता दें आपको कि फिलहाल जो हालात और जो स्थितियां हैं उसके मद्देनजर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है मौजूदा सरकार ने और किसानों का लोन माफ, 25 लाख नौकरियां देने का वादा, साथ ही साथ महिलाओं और किसानों पर खास तौर पर फोकस है। छात्रों को 10,000 रुपए हर महीने का वादा है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजय द्विवेदी जी हैं, प्रवक्ता है शिवसेना यूबीटी ग्रुप के। बहुत स्वागत है आपका। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है बीजेपी के। आपका बहुत स्वागत है आलोक जी। और साथ ही मुखलेश शेख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता हैं। मुखलेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आलोक वत्स जी आपके साथ ही करते हैं। महायुति ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, क्या कुछ आपको लग रहा है कि इसमें खास है और क्या ये घोषणा पत्र ऐसा है जिसके आधार पर एक बार फिर से आपकी सरकार बन सकती है? देखिए नेहा जी, अब तक जो सरकार चली है महायुति की, वो एक सफल ढंग से चली है और वहां के लोगों को एक स्थिर सरकार, एक मजबूत सरकार, एक काम करने वाली सरकार मिली है। और जितने भी वादे किए हैं वो लगभग सारे वादे पूरे होते नजर आ रहे हैं। जहां तक कांग्रेस का बात है, कांग्रेस ने जहां जहां भी जिन जिन राज्यों में सरकारें बनाई हैं, जो भी उन्होंने वादे पूरे किए हैं, जो भी उन्होंने वादे किए हैं, उनमें से शायद ही कोई वादा पूरा हुआ है। और जो वादे अगर पूरे करने की भी कोशिश कर रहे हैं तो उनकी आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। इसका जीता जागता उदाहरण हिमाचल है, जहां पर सरकारी सेवकों की सरकार में जो लोग कार्यरत हैं उनको 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। और आपको ध्यान होगा कि हाल ही में कुछ दिन पूर्व इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर्नाटका में कहा कि सोच समझ कर बोला करो, ऐसा मत बोल दो जो तुमसे पूरा नहीं हो। वहां भी जो इन्होंने वादे किए थे उनमें से बहुत वादे अधूरे हैं और जिसके कारण वहां के स्टेट एक्सचेकर पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ गया है और व्यवस्था लगभग चरमरा सी गई है। हो सकता है कुछ दिनों में घुटने टेक दे। उसके विपरीत महायुति ने जितने भी वादे किए हैं उनको सही ढंग से पूरा किया है और उसमें बढ़ोतरी की है। महिलाओं को 15 से 2100 रुपए देने का वादा है,
नौजवानों को 10,000 रुपए का सहायता देने की बात है, किसानों का कर्ज माफ करने की बात है, किसानों के 12 से 15,000 रुपए करने की बात कही गई है। लाडली बहन ये जो योजना थी उसमें 1,500 से 2,100 देने की बात ठीक है। कही नहीं, है। वो 10 गारंटी हमने देख ली जो फिलहाल आप लोगों ने दी है, लेकिन संजय द्विवेदी जी देखिए तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं हम तो वो वायदे करते हैं जो वायदा हम पूरा कर सकते हैं या हम पूरा कर लेते हैं, और विपक्ष वो वायदे करता है जो वो पूरा ही नहीं कर पाता, फिर अपने आप को कटघरे में खड़ा हुआ देखता है और फिर चिल्लाने का काम करता है। अब सवाल इस बात को लेकर है, देखिए ये तो फैक्ट है ना, हिमाचल में भी हमने देखा, कर्नाटक में भी हमने देखा कि बड़े बड़े वादे कर दिए गए, जब पूरा करने की बारी आई तो फिर ठन ठन गोपाल टाइप के दिखने लग जाते हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि वो वादे क्यों नहीं किए जाते जो पूरा कर सकते हैं या करने की क्षमता रखते हैं। देखिए अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी अच्छी बात कही, अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं की, अपने कार्यकर्ताओं के लिए नहीं कही, वो माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने कही थी कि अगर वादे कर ना पाए तो बात करने चाहिए। हाँ। 2013 में नहीं, वो तो मसला तब बोला था ना जब कर्नाटक का मसला निकल के सामने आया था कि इतना ज्यादा कर्ज आ रहा है कर्नाटक पे कि जो फ्रीबीज के वायदे जो किए गए थे वो पूरे नहीं कर पा रही सरकार। क्या महाराष्ट्र ऊपर कर्ज नहीं है? क्या देश के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज नहीं है? क्या कर्ज मुक्त है भारत? या प्रधानमंत्री ने कर्ज मुक्त कर दिया भारत? मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप सोचिए ना, मैं मना नहीं करूंगा। नहीं, बताइए। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिनकी बात पत्थर की लकीर होनी चाहिए, वो वादे करते हैं, वो गारंटी देते हैं, वो पूरी नहीं होती है। 2 करोड़ लोग नौकरी, 15 लाख रुपए, और डॉलर के लिए कहते थे जब डॉलर उसमें डॉलर 56 रुपए में था, कहते डॉलर मिल रहा है तो देश की आसमान शान गिर रही है। अरे सर ये बताइए ना, महाराष्ट्र की सत्ता पर उद्धव ठाकरे कितने वक्त तक मुख्यमंत्री रहे? कौन कौन से वायदे पूरे हुए, कौन कौन से रह गए, क्या प्रायोरिटी है आपकी, बताइए ना। या तो आप टोक लीजिए या फिर मैं बोल लूं जैसा बताया। नहीं, आप ही बताइए, आप लोगों को बुलाया इसलिए ताकि आप बता पाओ। मैं कुछ चीज अगर पीछे से लेना चाह रहा हूँ वादे की बात को, फिर मैं महाराष्ट्र पे आ रहा हूँ, तो मुझे बताना नहीं चाहिए आपको क्या कि जो प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो, जिसका देश प्रधानमंत्री जुमलेबाज हो, वो क्या वादे करेगा? लेकिन अगर खड़गे जी ने साफ करके बोला है कि वादे ऐसे खरीदे पूरे नहीं लग पाए, मैं उसी में तो आ रहा हूँ। ये वादे जो कर रहे हैं वहाँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं साहब रेवड़ियाँ नहीं बांटनी चाहिए, रेवड़ी से देश के जो नौजवान है वो बेकार होते हैं। अब देश में आप रेवड़ी बांट रहे हैं, तो आप एकदम मंगलसूत्र और मुजरा हो गया। अब आप जरा झारखंड में आप चुनाव भारत देने गए, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं साहब बच्चियां लुट जाएंगी, तो बातें कहनी चाहिए क्या? अब आप आइए महाराष्ट्र में 250 सरकार उद्धव ठाकरे जी की नहीं, लेकिन जब चोर लुटेरे तो कह रहे थे ना हम इससे सरकार देते हैं, इससे सरकार देने वाला चोर लुटेरा हो, सुशांत सिंह राजपूत के हनुमान चालीसा देख लीजिए आप, और आए दिन जिस तरह से सरकार को थोड़ा मोड़ा फतूली दंगा, भ्रष्टाचारी अजीत पवार, नवाब मलिक भ्रष्टाचारी, प्रफुल्ल पटेल भ्रष्टाचारी, सब इनको भ्रष्टाचारी कहने वाले भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार को भी अपने साथ ले लिया, नवाब मलिक को भी ले लिया, प्रफुल्ल पटेल को ने सरकार बना ली। तो ऐसी सरकार भ्रष्टाचारियों से देंगे ये तब तो देश का कल्याण हो गया। आज ये कह रहे थे मैं ये घोषणाएं कर रहा हूँ, 2.5 साल में कितने काम इन्होंने किए, हमने तो गिनवा दिए करो आपको। हमने 2.5 साल में सबसे बड़ी मुसीबत थी कोरोना की, जब कोरोना काल चल रहा था। वो तो पूरे विश्व में थी ना, महाराष्ट्र में ही थी क्या अलग से? वो तो पूरे विश्व में थी। आ रहा हूँ ना, तो विश्व में थी तो सरकार इनकी चलेगी ऑक्सीजन के लिए लोग। बाकी सरकारें भी अपनी उपलब्धि के तौर पे देखिए क्या, वो तो महामारी थी, पूरे देश में थी, पूरे विश्व में थी। अब उद्धव ठाकरे इसको अपनी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं तो ये अलग बात है। महाराष्ट्र से कितने लोग वापस गए थे, पैदल गए थे सर, वो सबने देखा।
नेहा जी भाई आप रुक तो जाइए। नेहा जी उद्धव ठाकरे नहीं क्या कर रहे हैं? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने बनाएगी। मैं आ रही हूँ मैं आलोक जी का एक बार फिर से रुक करती हूँ। मैं फ्रीबीज वाले पे ही मुद्दे पे आती हूँ। नहीं मुद्दे से नहीं हटेंगे ना सर, मुद्दे से हटेंगे नहीं। आलोक जी देखिए, तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं फ्रीबीज की बात गलत है, नहीं करना चाहिए। तो ये जो आप लोग कर रहे हैं ये क्या है? लाडली बहन की धनराशि जो है 1500 से बढ़ा के 2100 रुपए करने का वादा क्यों ये किया गया? अब इसके पीछे की क्या वजह है? और महिला की सुरक्षा के लिए 25,000 महिलाओं को पुलिस बल में तैनाती का वायदा। चलिए ये तो आप नौकरियां दे रहे हैं, ये एक अलग चीज है। लेकिन जो धनराशि बढ़ाई गई है 1500 से 2100, ये क्या है? ये क्यों बढ़ाई गई है? और क्या ये लालच के तौर पर नहीं दे रहे हैं आप? एक तरफ मना करते दूसरी तरफ देते हैं। देखिए नेहा जी, जब से केजरीवाल जी ने ये चलन शुरू किया है तब से ये नियति बन गई है, हर सरकार को ये करना पड़ रहा है, कोई इससे अछूता नहीं है। जिसका भी मैनिफेस्टो देखिए उसमें कुछ न कुछ लोक लुभावन चीजें होंगी, जो नहीं करेगा वो हार जाएगा। तो ये एक नियति बन गई है, इट हैज बिकम अ रूल। तो इसको सबको फॉलो करना पड़ रहा है। लेकिन ये रूल भी उन लोगों को लिए सही है जो विद इन द बजट इस काम को कर रहे हैं। आवाज हम तक क्लियर नहीं आ पा रही आलोक जी। नहीं ये उनके लिए सही है जो बजट में कर रहे हैं। मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगी थोड़ा सा आवाज बढ़ाएं। नेहा जी मैं एक बात कहूं, ये उन लोगों के लिए, ये उन लोगों के लिए, संजय जी आ रही, आलोक जी बात पूरी कर ले, मैं आती हूँ। ये उन लोगों के लिए सही है जो बजट के अंदर इस काम को कर रहे हैं। लोग जो बियॉन्ड दी बजट इस काम को कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल है। इसका उदाहरण मैंने आपको हिमाचल और आप भी करेंगे क्या? आप उनके नक्शे कदमों पे चल रहे हैं क्या? मैंने कहा ना, ये नियति बन गई है, इट हैज बिकम अ रूल। रूल बन गया है। हर पब्लिक ये ढूंढने लगा है कि किससे क्या मिलने जा रहा है हमें, उस पर पब्लिक ने अपना रख लिया है सारा चीज। नहीं तो फिर मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है और फिर यही वादे कर रहे हैं कि देखिए हम सत्ता में आएंगे तो पैसा बढ़ा देंगे। तो ये तो समझ में आता है कि वो 2.5 साल जो आप रहे उसमें आपने क्या किया, उसके लिए बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। मैं मुखलेश जी का रुख करती हूँ। मुखलेश जी देखिए, अजीत पवार अपने वायदे कर रहे हैं कि हम जो स्पोर्ट्स क्लब है वो बना देंगे, हम जी ऐसा कर देंगे, हम इतना विकास कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अब ये वायदे करने की क्यों जरूरत आन पड़ी? अभी तो मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है, क्या किया आपने? जवाब दीजिए ना उसका। वायदे करने का वक्त नहीं है, अभी जवाब देने का वक्त है कि हमने ये किया। नेहा जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आवाज आ रही है आपकी। सारा जवाब तो द्विवेदी साहब ने दे दिया। संजय नाम उधर भी है, संजय राउत, और दूसरा संजय द्विवेदी इधर भी है। सारे बातों का, देश का बात जो मुद्दा है, मुद्दे पे नहीं दूसरी जगह बात कर रहे हैं साहब। ठीक है, पूछिए। मैं अभी आपको जवाब दे दूं अजीत पवार साहब के बारे में। कि अजीत पवार साहब, ये जो चुनाव हो रहा है अभी से आचार संहिता लगा है, तो हम अपनी सीट लावे, हमारे लोगों का जो समस्या है उसको दूर ना करें, हमारे जो कार्यकर्ता का जो नीचे स्तर पे जो लोगों की जो मांग है, डिमांड है, उसको हम पूरा ना करें, जनता पे बताए नहीं हम। चुनाव लड़ना है, हर कोई अपने हिसाब से अपनी पार्टी की बातों को रखता है। और अजीत पवार कई बार मिनिस्टर रहा है मुंबई में या महाराष्ट्र में, कई लोगों को जानते, कई लोगों को समस्या हल किया है, काम करेंगे, काम करता हुआ आया है। तो अजीत पवार साहब के लिए कोई नई बात नहीं है कि पहले टाइम विधायक बने और वो मंत्री बने तो उसे कुछ पता नहीं है। मुखलेश जी कि अजीत पवार के लिए तो कोई नई बात नहीं है। 2.5 साल उद्धव ठाकरे की सरकार में मलाई काटी, अब भी मलाई काट रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि देखिए बाराबंकी को स्पोर्ट्स हब बनाएंगे, ये कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स क्लब बनाया जाएगा, बॉक्सिंग, कुश्ती जैसे खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा सर, कब किया जाएगा बताइए ना। ये मलाई काटने वाली बातें जो है ये बिल्कुल गलत बात है। कोई मलाई वगैरह नहीं काटे। अजीत पवार साहब ने हमेशा संघर्ष किया है, जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ा है। बीजेपी के साथ अगर हम महायुति में गए हैं, सत्ता में रहेगा उद्धव ठाकरे की सरकार में भी सत्ता में रहे ना। लीजिए ना, एक सेकंड में खत्म कर दूंगा कि अजीत पवार अगर गए हैं तो जनता के भले के लिए गए हैं, कार्यकर्ताओं का सोच विचार। पूछ रही हूँ ना मैं, जनता के भले के लिए क्या किया बताइए ना, वही तो बताइए कि क्या किया। 5 काम बता दीजिए अजीत पवार ने क्या किया। सरकार हमारी है तो सरकार जो करे, सरकार काम ही नहीं कर रही। आपका कहने का मतलब क्या? उद्धव मैं तो पूछ रही हूँ आपसे ना, बताइए 5 काम क्या किया आप लोगों ने, क्या किया? हाँ। आपकी इतनी बड़ी चैनल है, आप हमेशा मैडम चैनल चलाती। आप भी बहुत बड़े नेता है ना एनसीपी के, आप मुझे बताइए ना 5 काम बताइए, गिनवाइए।
नहीं, ये चीज मेरे दिल में एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया है, क्या किया, मतलब वही पूछ रही हूँ मैं, क्या किया है, फिर पूछ रही हूँ मैं क्या किया, बताइए 5 काम बताइए, चलिए 3 बता दीजिए। काम कर रहे हैं, देवेंद्र जी काम कर रहे हैं, हमारे देश के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। अरे सर मुझे 3 काम बताइए ना, कर रहे हैं, हवा में तीर मत चलाइए ना सर। नहीं, हवा में नहीं, एकदम बिल्कुल सही जगह पे तीर लगवा रहा हूँ। तीन हमारे जो है, मुझे 3 काम गिनवा दीजिए महाराष्ट्र के संदर्भ में अजीत पवार का क्या योगदान था। 3 काम ऐसे गिनवा दीजिए जो अजीत पवार की मेहनत से किए गए हों। अरे मेरी बात सुनिए मैम, एक काम तो देवेंद्र जी है, फिर वही देवेंद्र जी पे चले गए, तो भारतीय जनता पार्टी बोलेगी ना उसका तो क्रेडिट। सीएम थे, बचाया, और उसके बाद अजीत पवार ने कार्यकर्ताओं को मजबूत किया। 3 काम पूरा हमने किया भारत से, और चलता किसानों को लाइनअप है, और सारा योजना है, हिंदू मुस्लिम सारे समाज को लेकर चलने का काम अजीत पवार ने किया, सभी को। सर ग्राउंड पे की 3 काम मुझे बताइए, समाज को लेके चलने का काम अजीत पवार ने नहीं किया है। अजीत पवार ने क्या किया मुझे बताइए ना 3 काम। बारामती की वो बात कर रहे हैं कि भाई हम चुनाव यहाँ से लड़ेंगे, उसके आसपास के क्षेत्र में अपने वर्चस्व की बात करते हैं। मुझे ये बता दीजिए, अगर आज ये कहा जा रहा है कि हम स्पोर्ट्स सिटी यहाँ पे डेवलप कर देंगे, हम बॉक्सिंग के लिए अलग से यहाँ पर काम करेंगे, हम तमाम खेलों के लिए आगे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप, पहले क्यों नहीं किया? ये 5 साल कहाँ गए, क्यों नहीं किया? ये 5 साल तो सत्ता की मलाई काटे, क्यों नहीं किया? ये वादे क्यों करने पड़ रहे हैं? अरे मैडम 5 साल कहाँ था, उद्धव साहब ठाकरे की सरकार ढकबुक गिर गए, फिर उसके बाद शिंदे साहब की सरकार बनी, फिर हम सरकार में आए, तो समय 5 साल कहाँ था हमारे पास? अजीत पवार साहब 5 साल कहाँ थे सरकार में, बताइए ना। सरकार तो पहले उद्धव साहब ठाकरे के सत्ता, फिर आ गए दूसरे, फिर आ गए उसके बाद शिंदे साहब की सरकार बनी। मतलब उद्धव ठाकरे ने काम नहीं करने दिया? संजय जी, आप लोगों ने काम नहीं करने दिया अजीत पवार को? कोविड चला गया, कोरोना में चला गया, पूरा टाइम सब बर्बाद उसी में हो गया, क्या काम करने दिया? काम ही नहीं करने दिया आप लोगों ने। लीजिए कुछ नहीं। अब सुन लेते हैं, आप लोगों ने नहीं किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, हमने काम नहीं किया क्योंकि काम नहीं करने दिया गया। जल्दी से संजय जी जवाब दीजिए, फिर मैं आलोक जी को करती हूं। नेहा जी देखिए, दिमाग में पार्टी तोड़ने का विचार चलता है, चाहे शिंदे जी हो चाहे अजीत दादा पवार हो, क्योंकि इनके ऊपर आरोप लग रहा था जिनको जेल जाना था। जो आदमी हमारी सरकार नहीं बनी थी, उससे पहले 72 घंटे उप मुख्यमंत्री बन गए थे। उप मुख्यमंत्री 72 घंटे के बन गए थे। जब विधायक वापस माने शरद पवार जी के पास आ जाए, दोबारा फिर वापस आ गए शरद पवार जी के पास। तो ये कह रहे हैं मैं काम नहीं करने दिया, या शिंदे जी कह रहे साहब हमने उद्धव जी ने बाला साहब की विचारधारा छोड़ दी, इसलिए मैंने उद्धव जी को छोड़ दिया। तो मुझे बताइए नेहा जी, छोटी सी बात, 2014 में भी शिवसेना हारा चुनाव लड़ी थी, 2019 में तो सरकार बन रही थी, तो उसमें विधायक दल के नेता शिंदे जी थे, तो शिंदे जी को पार्टी से अलग हो जाना चाहिए था। 2.5 साल अजीत पवार ने और शिंदे जी ने क्यों इंतजार किया? अजीत पवार जी का जुगाड़ नहीं बन पा रही थी। जब उनसे खोखे वाली बातें क्लियर हो गई कि किसको क्या मिलेगा 2.5 साल में, इधर ये सुशांत राजपूत लेके, हनुमान चालीसा लेके, और तमाम इस तरह की वसूली सरकार है जिनपे वसूली का आरोप लगा, उन पर सिर्फ आरोप लगाने वाला भाग गया। इससे 170 लाख रुपए का आरोप लगा, वो 18 महीने जेल में रहे। आज शराब कांड में किसी को जेल नहीं होगी क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। अब आपके खिलाफ ये कोई भी काम नहीं कर सकते क्योंकि आपको चुनाव तक तोड़ नहीं सकता है। अगर राष्ट्रीय पार्टी आपकी है तो उसे तोड़ नहीं सकता, इसलिए उसमें अब कोई आरोप नहीं है। आप देख लीजिए पिछले 2 महीने में कोई आरोप लगा, मुझे बता दीजिए। तो ये कहना था इनकी नीयत, इनके चाल चेहरा जो है बिल्कुल बदल गया है। तो महाराष्ट्र में कितने करोड़ का खर्च है? लाडला भाव योजना, उसमें पैसा क्यों नहीं दिया गया था? मैं पूछना चाहता हूँ आपकी माध्यम से। 2 योजना निकाली, लड़की भाव योजना और लड़का भाई योजना निकाली थी, उसको क्यों नहीं रिलीज किया गया? उसमें पैसे क्यों नहीं दिए गए? वो क्यों मार्केट में दिखा दी गई लोगों? मुझे बताइए ना, आप जो वोट मांग रहे हैं वो किस आधार पे मांग रहे हैं? वो 2.5 साल के आधार पे मांग रहे हैं कि कोरोना काल में हमने अच्छा काम किया, या फिर जो वायदे किए गए हैं इसके आधार पे मांग रहे हैं कि देखिए घोषणा पत्र में हमने इतने तमाम वायदे कर दीजिए, हमें वोट दीजिए, हम आपकी जो दिक्कतें हैं वो दूर कर देंगे? नहीं, हम जो वोट मांग रहे हैं मैडम, वो वोट मांगने का हमारा जो तरीका है, जो महाराष्ट्र जनता जो है
उसने लोकसभा चुनाव में दिखाया। तरीका मत बताइए ना सर, मुद्दे बताइए ना मुझे, मुद्दे क्या है, मुद्दे क्या है सर? आधार पे देखिए, महाराष्ट्र में माननीय उद्धव ठाकरे ने सिख ईसाई सभी समुदाय को लेके सरकार चलाई, किसी में कोई विद्वेष भावना नहीं पैदा होने दी। आप कह रहे हैं उद्धव ठाकरे सभी को लेके चले, वो कह रहे हैं अजीत पवार सभी को लेके चले, भारतीय जनता पार्टी कहती है देवेंद्र फडणवीस सभी को लेके चले, तो कौन किसको लेके चल रहा है वो मत बताइए मुझे, मुद्दे बताइए, मुद्दे। नेहा जी पहले बात सुन लीजिए। हमने जिस बात को लेकर सरकार चलाई थी, उपचुनाव जितने महाराष्ट्र में, आप तो बड़ी पत्रकार है, जितने उपचुनाव हुए हैं, जबकि इनका एक विधायक की डेथ हो गई थी, ओम शांति, उनकी पत्नी नहीं जीत पाई, जबकि वो 30 साल इनके पास थी, जब तक फ्यूचर इनके साथ रही, वो सीट इनके पास नहीं थी। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता ने, मतदाताओं ने 7 लेकर 31 सीटें दी और इनकी 17 सीटें कर दी, तो इससे आपको नहीं लगता है कि अगर उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल में अगर कार्य नहीं किया है, महाविकास अघाड़ी ने काम नहीं किया है, कांग्रेस ने काम नहीं किया, एनसीपी ने काम नहीं किया, शरद पवार जी, कांग्रेस ने काम नहीं किया, उद्धव ठाकरे ने काम नहीं किया, तो जनता ने ऐतिहासिक जीत क्यों दी थी? ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। और क्या अब यही एक आधार बच रहा है कि फ्रीबीज ये घोषणाएं करके उसके बाद अपने एक बार फिर से सत्ता जो है वो हथिया ली जाए? ये तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं। देखिए नेहा जी, हमने एक ऐसी सरकार दी जिसमें कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई मंत्री जेल नहीं गया, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठी, आप बीच में नहीं। और जो लोकसभा का इनका परिणाम है, जो लोकसभा में इनका परिणाम निकला है, अब आप बोलने नहीं है या खुद ही बोलेंगे? इनको चुप कराइए। ठीक है, सुन लेते ना संजय जी, नहीं प्लीज सुनते हैं ना। अभी देखिए जब आप बोल रहे थे कोई बोल रहा था कि बीच में नहीं बोल रहा था, शालीनता के साथ करेंगे ना। नहीं आपने सदन में कहा ना 50 खो के एकदम ओके किया ना वहाँ पे हंगामा, ये तो डिबेट है, इसमें शालीनता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जानते हैं तो चुप रहे। ठीक है, जल्दी से ज्ञान मत दीजिए जबरदस्ती का। तो आप चुप रहिए ना, आपकी बारी नहीं है, आपकी बारी नहीं है, आप चुप रहिए, आपकी बारी नहीं है, मेरी बारी है। संजय जी, आपको मैंने कहा ना, आपकी बारी नहीं है, ये तरीका नहीं है ना। हैंड रेज करिए, मौका दूंगी, बोलिएगा, जिसकी बारी है उसको बोलने दीजिए ना प्लीज। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने जनता को बरगलाया, इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे और SC/ST के रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। जनता इस बात को इनके दिल में घर कर गई, जनता की बात, हमारी बात नहीं सुनी गई, इनकी बात सुन ली गई और उसके विपरीत ये परिणाम आए। लेकिन अब हरियाणा के चुनाव से ये स्पष्ट हो गया है कि जनता इनके झूठे वादों को समझ गई है। अब उत्तर महाराष्ट्र में भी इसके उलट परिणाम आएंगे और महायुति की एक मजबूत सरकार बनेगी जो वहाँ के अब ये साफ हो गया है कि न कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ हो रहा है, न SC/ST का रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है और तेजी से सरकार प्रगति कर रही है। महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार। दे रहे हैं कि आप लोगों ने पार्टियों को तोड़ा और तोड़कर असंवैधानिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाई। अगर हमने अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाई तो ये कोर्ट में ले जा सकते थे। तो कोर्ट में गया ना मामला, मामला तो गया ही था ना सर कोर्ट में। कोर्ट में तो ये बोला गया कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, वो जल्दबाजी कर दी। कोर्ट ने कहा कि शिंदे ही ओरिजिनल शिवसेना है। नहीं वो तो गलती उद्धव ठाकरे की भी थी ना, कहाँ पे थी वो भी बताया गया ना सर। शरद पवार को भी ओरिजिनल पंखा मिल गया, उनके यहाँ कुछ रह ही नहीं गया, ये खोखले हो गए, इनके यहाँ कुछ रहा ही नहीं, ये खोखले हो गए, इनके यहाँ कुछ रहा ही नहीं, ये मात्र 2-4 10 आदमी के साथ रह गए, इनका पूरा सफाया हो गया। जी ठीक है, हमें समझ दीजिए 10 सेकंड। ठीक है जल्दी से समझ दीजिए जी। 10 सेकंड में दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ शिंदे जी को कोर्ट ने गलत बताया, उद्धव जी को ओरिजिनल शिवसेना माना, बीएफ जो जारी किया था ओरिजिनल बीएफ माना, सिंबल किसको दिया, सिंबल किसको दिया, सिंबल किसको दिया, ओरिजिनल सिंबल किसको मिला?
ओरिजिनल सिंबल किसको मिला, ये बता दीजिए। पुलिस आरोप प्रत्यारोप के बीच किसको में मिला? सर जो लड़ाई है बेहद दिलचस्प है। अब किसकी जीत किसकी हार होती है ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।